हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपना न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में इसके बारे में बताया गया है। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन हम लोग टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट देखेंगे। देन हम लोग क्रिटिसिज्म देखेंगे। देन सिग्निफिकेंस। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आर्टिकल नंबर 368, पार्ट 20 आर्टिकल 368 of the constitution deals with the power of parliament to amend the constitution and its procedure. Power of parliament, power of parliament to amend the constitution, power of parliament to amend the constitution and its procedures. क्योंकि हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में, और ये जो पार्लियामेंट की है इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट पावर बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। दीज आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट 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 पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल को का जो अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट ही कर सकती है, और ये पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स बोली जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रोसीजर लेट डाउन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर एज इजी एज इन ब्रिटेन नॉर एज डिफिकल्ट एज इन यूएसए। मतलब हम लोगों के जो प्रोसीजर है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये मिक्सचर ऑफ बोथ है, सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ बोथ, रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट करने के लिए वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ये आप टाइम के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके टाइम के साथ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जो ब्रिटेन है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडिंग प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और जो अमेरिका है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर काफ़ी टफ है। लेकिन हम लोगों ने इनका एक मिक्स लिया है, बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, मिक्सचर ऑफ बोथ, सिंथेसिस ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। in order to adjust itself to the changing condition and needs. Adjust itself, adjust itself to the changing condition, conditions and needs. देन हम जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के उस पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, जो हम लोगों ने केशव नंदा भारती केस में पढ़ा था 1973 में। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दूस प्रोविजन विच फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर्स या फिर और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोगों ने केशव नंदा भारती केस, केशव केशव नंदा भारती केस 1973, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट को पूरी पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, वो प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन कोई भी अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, डैमेज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और इनिशिएटिंग एन अमेंडमेंट, और इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये जो हम लोगों ने प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हम लोगों ने अमेंडिंग प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन के देखे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बोरोड किए थे
साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। For initiating an amendment, a bill can be introduced in either house of parliament but not in the state legislature. पहला तो यही है कि जो बिल है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं। बिल बिल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, बिल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस, ईदर हाउस, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, जो बिल है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट है, the bill can be introduced either by a minister or by a private member and doesn't require prior permission of the president. Bill can be introduced. Bill can be introduced either by a minister or by a private member. Bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission and does not require prior permission of the president. जैसे मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है तभी वो लोकसभा में आता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट की पहले परमिशन नहीं लेनी होती है। और ये जो बिल है ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल जैसे सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो भी प्रेसिडेंट की पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और उसको मनी बिल को केवल मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है, मतलब वो गवर्नमेंट बिल होता है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो चाहे तो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर, मिनिस्टर के अलावा और कोई भी, चाहे तो वो रूलिंग पार्टी का एमपी हो चाहे अपोजिशन पार्टी का एमपी हो। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इधर बाय मिनिस्टर, अगर मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा तो वो गवर्नमेंट बिल हो जाएगा, और अगर प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करेगा तो वो प्राइवेट मेंबर बिल हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। Bill can be introduced either by minister or by private member and does not require prior permission of the president. The bill must be passed in either house by special majority. Must be passed by special majority. The bill must be passed by special majority. That is majority of the total membership of the house and a majority of 2/3 of the members present and voting. Special majority क्या होता है? Special majority होता है majority of the total membership of the house. Majority of the total membership. Majority of the total membership of the house. And second प्रोविजन है मेजोरिटी ऑफ 2/3, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए अभी जो लोकसभा है उसमें 545 टोटल मेंबरशिप है लोकसभा की, तो स्पेशल मेजोरिटी के केस में क्या होगा? स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी, देखिए लोकसभा में टोटल मेंबरशिप कितनी है? 545 एमपीज की, और सपोज करिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे वोटिंग होनी है तब 300 एमपीज 300 एमपीज आई है, तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होगा 545/2, 545 इक्वल टू 273, मतलब 273 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 273 तो एमपीज का वोट मिलना ही चाहिए कम से कम, और अगर 300 एमपी प्रेजेंट है तो 2/3 उस सेटिंग में, अगर 300 एमपी प्रेजेंट है तो 2/3 बाय 300, तो ये 100 है। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम से कम 50% तो टोटल मेंबरशिप होनी ही चाहिए, और 50% टोटल मेंबरशिप क्या है? 273 वोट्स, इतने एमपीज तो कम से कम प्रेजेंट रहने ही चाहिए, 273 या फिर इससे ऊपर। लेकिन यहाँ तो 300 एमपी और 2/3 इसका 100 हो गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पाएगा। और अगर मान लीजिए जो एमपीज हैं वो कितने आते हैं?
वो सपोज कीजिए 501 एमपीज आ गए, तो इसका 2/3 क्या होगा? इसका 2/3 होगा, और ये 200 है, 200, 200 मल्टीप्लाई 2 से भी तो करना होगा, तो 200 वोट्स, तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 501 एमपीज आ जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं सेशन में वोटिंग के टाइम, तो इसका 2/3 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 167 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 टू जा 10 का 4 कैरी 1, 6 टू जा 12 होगा, 13 का 3 कैरी 1, तो 334। तो इसका मतलब ये 273 से ज़्यादा है और बिल फिर पास हो जाएगा। तो बिल मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अभी हमारी लोकसभा में 545 टोटल मेंबरशिप है, एंड मेजोरिटी ऑफ, तो इसका हाफ मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप 273, कम से कम एमपीज होने ही चाहिए, उनके इतना तो वोट होना ही चाहिए 273 का, एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स पहले कितने उस सेशन में बिल के टाइम कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 300, तो टोटल वोट्स 200 हुए थे, तो ये इससे कम है, तो इसका मतलब बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन सेकंड केस में जो मेंबर्स थे वो 501 प्रेजेंट थे, तो इसका 2/3 हुआ 334, तो बिल पास इस केस में हो जाएगा। द बिल कैन बी, each house must pass the bill separately. In case of disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting. दोनों हाउस को स्पेशल मेजोरिटी से सेपरेटली बिल पास करना होगा। ईच हाउस ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट इन केस ऑफ दिस इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। जैसे जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, तो अगर उसमें दोनों हाउस के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है बिल के ऊपर, तो ज्वाइंट सिटिंग स्पीकर, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है और स्पीकर उसको प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग को, और उसमें दोनों हाउस की एक साथ वोटिंग होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर हाउस को सेपरेटली बिल विद स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, विद स्पेशल मेजोरिटी, और अगर दोनों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होगा तो बिल पास नहीं हो पाएगा। टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट। और इसमें जो फेडरल प्रोविजन है, टू अमेंड टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस लाइक फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या फिर सेंटर स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है, उनकी पावर्स है, उनको बढ़ाना या कम करना सेंट्रल स्टेट की पावर को, तो ये फेडरल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके लिए क्या होगा, अगर ऐसा अमेंडमेंट करना है फेडरल प्रोविजन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो रहा है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो बिल है उसे स्पेशल मेजोरिटी से भी पास करना होगा, प्लस 50% एसेंट ऑफ स्टेट्स। और यहाँ क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी। तब ये कंडीशन 50% वाली स्टेट्स की भी लग जाएगी। अगर कोई फेडरल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या किसी फेडरल प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, तो स्पेशल मेजोरिटी से तो पार्लियामेंट पास करेगी, पार्लियामेंट के दोनों हाउस स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास करेंगे, उसके बाद ये बिल स्टेट्स के पास भी भेजा जाएगा। और जो स्टेट्स हैं उसमें 50% स्टेट्स अगर उसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर देंगे उस बिल को, कम से कम 50% स्टेट जो है उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास कर देंगे, तब वो बिल पास माना जाएगा, अगर बिल जो है वो फेडरल प्रोविजन को अमेंड करता है। तो बिल अगर फेडरल प्रोविजन को अमेंड नहीं कर रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएस, ये सब फेडरल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के दोनों दोनों ही लोग इससे अफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई फेडरल प्रोविजन नहीं है, जैसे किसी स्टेट को कम उसका एरिया कम ज़्यादा करना है, या फिर एमपीज की सैलरी के रिगार्डिंग बिल है, या फिर यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग बिल है, तो उसमें 50% एसेंट ऑफ स्टेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। देन हम लोगों के टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, तो हम लोगों के कई टाइप के अमेंडमेंट्स हैं। एक तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, सिंपल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए किसी हाउस में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होना है, और उस हाउस में जैसे लोकसभा में 545 टोटल मेंबरशिप है, लेकिन प्रेजेंट 300 ही है, तो उसमें सिंपल मेजोरिटी 151 की हो जाएगी। ऐसे ही जो राज्यसभा है उसमें 245 टोटल मेंबरशिप है,
लेकिन प्रेजेंट 200 ही है, तो उसमें सिंपल मेजॉरिटी 101 हो जाएगी। सेकंड जो है वो है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें मैंने आपको बता ही दिया स्पेशल मेजॉरिटी में मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, majority of total membership and 2/3 of members present and voting, 2/3 of members present and voting। तो ये स्पेशल मेजोरिटी है। जैसे लोकसभा में टोटल मेंबरशिप कितनी है, 545 है, और राज्यसभा में टोटल मेंबरशिप 245 है। तो लोकसभा में 50% कितना होगा, 50% 273 होने ही चाहिए। ऐसे राज्यसभा में 50% कितने, 123 मेंबर। कम से कम इतने वोट्स मिलने ही चाहिए, उसके बाद ये 2/3 का प्रिंसिपल आएगा। एंड थर्ड जो है वो है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट्स कंसेंट, स्टेट्स कंसेंट। ये स्टेट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से कंसेंट करेंगी, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी तो बहुत ईजी होता है, कोई भी सेशन चल रहा है और उसमें अगर मान लीजिए 300 एमपी प्रेजेंट है तो 151 वोट्स चाहिए होंगे सिंपल मेजोरिटी के लिए। तो इसमें जो अंडर आर्टिकल 368 इसमें सेकंड एंड थर्ड टाइप के अमेंडमेंट्स आते हैं, सेकंड एंड थर्ड टाइप्स अमेंडमेंट, थर्ड टाइप अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 20 में है, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। अंडर आर्टिकल 368 ये सेकंड वाला एंड थर्ड टाइप के अमेंडमेंट्स आते हैं। फर्स्ट टाइप के अमेंडमेंट्स 368 के अंदर नहीं आते हैं। फर्स्ट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं। आर्टिकल 368 के अंदर सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के ही अमेंडमेंट आते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है बाय सिंपल मेजोरिटी, फर्स्ट टाइप बाय अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों का अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। कोई किसी नई स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करना है या कोई टेरिटरी उसको स्टेट घोषित करना है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा पार्लियामेंट की। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय बाय अल्ट्रेशन द एरिया बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जैसे हम लोगों ने तेलंगाना बनाया, उत्तराखंड बनाया, उसमें तेरा जो तेलंगाना हमने बनाया वो हम लोगों ने आंध्र प्रदेश से बनाया था 2014 में। तो आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय अल्ट्रेशन ऑफ द एरिया बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ऐसे हमने यूपी की एरिया को कम करके उत्तराखंड एक न्यू स्टेट बना दिया। तो ये उसके एग्जाम्पल है। इसमें जो स्टेट्स हैं उन्हीं का एग्जिस्टिंग स्टेट्स का एरिया कम कर कर एक नया स्टेट बना देना। लेकिन जो पहले वाले में ये है, इसमें यह है कि मान लीजिए हम लोगों ने जहाँ पे पहले से कोई एग्जिस्टिंग स्टेट नहीं है, कोई सिंपल टेरिटरी, हम लोगों ने कोई टेरिटरी ली है, तो उसको अगर हमें स्टेट बनाना है तो वो फर्स्ट प्रोविजन में आएगा, और ये सब सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे पार्लियामेंट में। ऐसा ही सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एमपीज, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एमपीज, इनकी सैलरीज अलाउंसेज को बढ़ाने के लिए जो भी बिल आएगा वो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास कर सकती है। सिटीजनशिप के जो प्रोविजन है, सिटीजनशिप, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। इसमें भी सिटीजनशिप में भी अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। देन यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट करना है, यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है, एक्सेट्रा और भी और बाकी चीज़ें। बाय स्पेशल मेजोरिटी, सेकेंड टाइप बाय स्पेशल, बाय स्पेशल मेजोरिटी। इसमें क्या है, मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। जो ज़्यादातर प्रिंसिपल है वो इसी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही अमेंड किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। मैक्सिमम और मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट।
तो इसमें कौन-कौन से प्रिंसिपल हैं? जैसे फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड करना है तो ये स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अमेंड करना है तो इसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अमेंड करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सेट्रा। एंड थर्ड टाइप स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड 50% कंसेंट ऑफ स्टेट्स। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड 50% ऑफ द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो इसमें क्या-क्या है थर्ड टाइप में? जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी और फिर जो बिल है वो स्टेट असेंबलीज को भेजा जाएगा। स्टेट असेंबली जिसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी। सिंपल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी, लेकिन जब बिल स्टेट असेंबलीज भेजा जाएगा तो स्टेट असेंबली जिसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगी। और जब 50% स्टेट्स हैं, अगर उनमें से जितनी भी कंट्री में स्टेट्स हैं उनमें 50% स्टेट्स ने सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे तो ये एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को इसे साइन करना ही होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास जब जाते हैं तो प्रेसिडेंट उनको एक्सेंट प्रेसिडेंट का उसमें जो एक्सेंट है प्रेसिडेंट को देना ही पड़ता है। वो प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड भी नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता और ना ही उसे दोबारा पार्लियामेंट को वापस भी नहीं कर सकता। रिकंसिडरेशन करने के लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट नहीं भेज सकता। तो थर्ड टाइप के केस में है फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड केसेस। फेडरल जो भी फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, प्रोविजंस, वो थर्ड टाइप के अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड किए जाएंगे। तो जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं और सेंटर भी। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, देन एक्सटेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। इन यूनियन एंड स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर के रिगार्डिंग कोई बिल है तो वो भी, उसके लिए भी थर्ड टाइप का अमेंडमेंट की जरूरत होगी। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के रिगार्डिंग कोई बिल है तो उसमें भी थर्ड टाइप के अमेंडमेंट की जरूरत होगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, उसमें भी थर्ड टाइप के अमेंडमेंट की जरूरत होगी। देन रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बिल अमेंडमेंट रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसके लिए भी थर्ड टाइप के अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक्सेट्रा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, नोटेबली नोटेबली इसमें ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम लोगों के ऑर्डनरी बिल होते हैं उसमें प्रेसिडेंट जो है वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है या रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इनको जब वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे तो प्रेसिडेंट उन्हें ना ही रिजेक्ट कर सकता है ना ही उन्हें पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही होगा। प्रेसिडेंट मस्ट गिव प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज हर एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ही या फिर शी कैन नॉट रिजेक्ट द बिल और सेंड द बिल और रिकंसिडरेशन। तो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में अपना एसेंट देना ही पड़ता है। मस्ट गिव हिज हर एसेंट। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल नॉर प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल नॉर सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें ये चीज़ है। अब हम लोग क्रिटिसिज्म कुछ पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। Criticism of the amendment procedure. There is no provision for a special body like Constitutional Convention or Constitutional Assembly for amendment in the Constitution. देखिए पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन नॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। जैसे यूएसए में क्या होता है, यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का प्रोविजन है। वहाँ पे जो यूएस की कांग्रेस है, यूएस की जो जैसे हमारी पार्लियामेंट है, ऐसे वहाँ पे पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। जो यूएस की कांग्रेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन है वहाँ पे। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे यहाँ ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का काम पार्लियामेंट करती है। द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट lies with the parliament. Unlike in USA, state legislature cannot initiate amendment. तो हमारे यहाँ जो है state legislature cannot initiate amendment. Cannot initiate amendment. यूएसए में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करना है तो वहाँ की जो कांग्रेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वहाँ पे उसके थ्रू अमेंडमेंट को वहाँ की कांग्रेस करवाएगी। लेकिन और जो वहाँ के स्टेट्स हैं वो भी अपनी साइड से इनिशिएट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के थ्रू होता है। यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो इनिशिएट नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट ही करती है। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, वाइल इन यूएसए इट इज 3/4 ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पे आपने देखा होगा टाइप 3 मेजोरिटी में, जो टाइप 3 मेजोरिटी है उसमें 50% स्टेट की जरूरत पड़ती है, 50% कंसेंट ऑफ द स्टेट्स रिक्वायर्ड। लेकिन यूएसए में 75% ऑफ द स्टेट्स कंसेंट रिक्वायर्ड। अपनी इंडिया में हर टाइप की मेजोरिटी के लिए हमने देखा है उसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ 50% ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स रिक्वायर्ड, वो भी विद सिंपल मेजोरिटी। लेकिन यूएसए में 75% कंसेंट ऑफ द स्टेट्स रिक्वायर्ड। देन क्रिटिक्स ने कहा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, नो टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब within which the state legislature should ratify or reject an amendment. No time frame within which the state no time frame within which the state legislature should ratify or reject the bill. कोई टाइम फ्रेम नहीं है, नो टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट द बिल। नेक्स्ट जो है नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई भी दोनों हाउसों के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट होगा तो ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू रिजॉल्व कर लेते थे मैटर। लेकिन इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में। क्रिटिक्स ने यह भी कहा कि जैसे ऑर्डिनरी बिल पास होते हैं सेम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी पास होता है। बस जो ऑर्डिनरी बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। तो क्रिटिक्स ने कहा कि ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के प्रोसीजर में कोई खास अंतर नहीं है, नॉट मच डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द ऑर्डिनरी बिल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये क्रिटिक्स ने कहा। Despite these defects, it cannot be denied that the process has proved to be simple, easy, and succeeded in meeting the change needs and condition. Despite these defects, it cannot be denied that the process has proved to be simple and easy and succeeded in meeting the changed needs and condition. हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, the procedure is not so flexible so as to allow the ruling party to change it according to their whims, nor so rigid so as to incapable of adapting itself to the changing needs. तो इसमें यही है सिग्निफिकेंस कि डिस्पाइट दिस डिफेक्ट्स इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द प्रोसेस हैज प्रूव्ड टू बी सिंपल एंड इजी एंड सक्सीडेड इन मीटिंग द चेंज नीड्स एंड कंडीशन। द प्रोसीजर इज नॉट सो फ्लेक्सिबल सो एज टू अलाउ द रूलिंग पार्टी टू चेंज अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, नॉर इट इज सो रिजिड सो एज टू इनकेपेबल ऑफ अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द चेंजिंग नीड्स। तो जो हमारा इन डिफरेंसेस के अलावा, इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंसेस, ये जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का ये ईजी है एंड सिंपल है और टाइम के साथ चेंज होने के लिए ठीक भी है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है कि जैसे यूएस या कनाडा की तरह है कि जहाँ चेंज ना किया जाए या चेंज करने में बहुत दिक्कत आए कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही बहुत ईजी है ब्रिटेन की तरह है कि गवर्नमेंट जब चाहे अपने विशेष के अकॉर्डिंग चेंज कर ले। तो ये एक रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है, नॉर एडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पढ़ लिया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टॉपिक शुरू करेंगे।
आप लोगों के कोई भी डाउट हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अपना ऐसे ही लव कोऑपरेशन आप लोग बनाए रखिएगा। आप लोगों के कोई भी फीडबैक, सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है? आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक